Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक की जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। देखो पता है क्या है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये बुक में नहीं दे रखी हैं, ठीक है। अगर आप इस बुक को फॉलो अप करते हैं, जैसे हम रमेश सिंह की सीरीज को फॉलो अप कर रहे हैं, दोस्तों रमेश सिंह में ये टॉपिक नहीं दे रखा, बट अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेनी तो आपको उसका प्रोसीजर पता होना जरूरी है। और मैंने आपको डे वन बोला था, हम इस बुक को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, जो इसमें लिखा है वही बिल्कुल खत्म है, मतलब उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मुझे लगेगा कोई टॉपिक समझाने के लिए मुझे अलग से कोई टॉपिक समझाना पड़ेगा तो मैं इस बुक के बाहर भी जाके वो चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। देखो आपकी प्रायोरिटी हमेशा पढ़ाई को लेकर होनी चाहिए कि हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है जिसकी रिलेवेंस होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑफ द टॉपिक मैं चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये इस बुक में ये टॉपिक नहीं दे रखा है। जो मैंने देखा था बाकी जो बुक्स होती हैं, जैसे श्रीराम आईएएस की बुक ले लो, वहां पर वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इस वजह से मैं इस बुक को ब्लाइंडली फॉलो ना करके कुछ कॉन्सेप्ट अलग से भी आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसीजर होता है कभी भी जब कंपनी के शेयर्स को इशू किया था। तो अभी मैंने पेपर को लैंडस्केप में कर रखा है, ठीक है, पोर्ट्रेट में ना करके लैंडस्केप में। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कोई भी कंपनी है, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज ये हमारी कंपनी है जिसका नाम हम रख लेते हैं इकोनॉमिक्स इजी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इस कंपनी ने जब मार्केट में पैसा रेज करना है, लेट्स सपोज किसी प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को 200 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब इस कंपनी को क्योंकि 200 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी, तो जो इसके प्रमोटर्स हैं या जो इसके ऑनर्स हैं, जरूरी नहीं सारा पैसा वही लेकर आए, ये पैसा बाहर से रेज करेंगे, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर ये अपने फर्स्ट टाइम शेयर्स निकालेंगे। तो जब ये फर्स्ट टाइम शेयर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट और ऑफर ऑफ सेल। मैं आपको बताता हूँ ये आईपीओ का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम, बिल्कुल फर्स्ट टाइम जब अपने पास शेयर्स को इशू करती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। और इसी को इलेक्ट्रॉनिक वे में करती है तो ईआईपीओ होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जो अपने रिश्तेदार लोग होते हैं उनको वो शेयर देना, और ऑफर फॉर सेल मतलब जनरल पब्लिक को वो शेयर्स देना। तो आप जानते हो जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो वो किस में इशू करती है? हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, प्राइमरी मार्केट में इशू करती है। आप लोग कह रहे हो सर ने कुछ सोचा ही नहीं, आपने तो ऐसे ही बोल दिया। अरे मैं जानता हूँ तुम लोग नालायक हो ठीक है, जस्ट एग्जांपल है, बुरा नहीं मानना मेरी बातों को, ठीक है। तो एक कंपनी जब पहली बार मार्केट में शेयर्स को इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, यानी प्राइमरी मार्केट के अंदर वो चीज इशू करती है। अब एक बात बताओ, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जैसे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर करता हूँ, आप में से कई लोग होंगे जो इस कंपनी के जो शेयर हैं वो बाय करना चाहते थे, लेकिन वो पैदा ही सन 2000 के अंदर हुए। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे आप पैदा ही कब हुए? ईयर 2000 में पैदा हुए। तो क्या आप इस कंपनी के शेयर बाय कर पाओगे? क्योंकि इस कंपनी ने अपने जो शेयर है वो कब लॉन्च किए थे? 1990 के अंदर लॉन्च किए थे। तो अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, इसका मतलब आप इस कंपनी में कभी पैसा नहीं लगा पाओगे। ऐसा नहीं होता। ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ये अपने टारगेट को अचीव करने के बाद जब इनको लगता है कि हमने वो टारगेट अचीव कर लिया, या मार्केट में ग्रोथ नहीं है, कुछ भी है, तो ये अपने शेयर्स को मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। और जब ये मार्केट में शेयर्स को बेचते हैं तो वो सेकंड टाइम सिक्योरिटीज हो जाता है, जो कि किस में कवर होती है? सेकेंडरी मार्केट में कवर होती है। आपको पता ही ना, जब सेकंड टाइम चीजों को बेचा जाता है तो उस सेकेंडरी मार्केट के अंदर कवर करते हैं। अब एक बात सुना, जब इन लोगों ने फर्स्ट टाइम शेयर खरीदा तो इन्हें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब इसको सेकंड टाइम बेचा जाएगा तो दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। क्या दिक्कत होगी? आपको सबसे पहले अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा मर्चेंट बैंक के अंदर। आपको अपना एक मर्चेंट बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो कोई भी हो सकता है, जैसे आज के डेट में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये जितनी प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये आपका मर्चेंट बैंकिंग का काम करती है। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले अपना एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। और बैंक अकाउंट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अब ये क्या होता है अभी रुको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया? अपना बैंक अकाउंट खुलवाया जिसके अंदर आपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किया। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट के बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। सर बैंक अकाउंट खोला ये हमें समझ आ गया क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल से होंगी, लेकिन सर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों खोला रहेगा? आप एक बात हो, सिक्योरिटीज को खरीदोगे बेचोगे नहीं? हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा। तो सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने के लिए, यानी परचेज और सेल करने के लिए आपको क्या खोलना पड़ेगा? अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। ओके सर, लेकिन खाली ट्रेडिंग अकाउंट से काम नहीं चलेगा। एक बात बताओ, आप जब सिक्योरिटीज को खरीदोगे तो जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहाँ सेव होंगे? वो ट्रेडिंग अकाउंट में सेव नहीं होते। ट्रेडिंग अकाउंट का काम सिर्फ पेमेंट सेटलमेंट करने का होता है। तो ऐसे में आपको एक अकाउंट और खुलवाना पड़ेगा जिसका नाम होता है डीमैट अकाउंट। आई होप आपने इस वर्ड को जरूर सुना होगा, डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? ये जितने भी हमारे शेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर उन्हीं सारे के सारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर क्या करता है? सेव करने का काम करता है, और इसी को बोलते हैं डीमैट अकाउंट।
ओके, मतलब सर आप हमें बिल्कुल वही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हो जो रियल लाइफ में होता है, बिल्कुल सही कहा। यानी अगर कल को आपको भी शेयर खरीदना है तो आपको भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मर्चेंट बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, डिपॉजिटरी अकाउंट करके, ठीक है। फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसमें आप परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन करोगे, और डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा कि जो भी आपने सिक्योरिटीज बाय की हैं वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में, कहां पर, डीमेट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो आपको ये 3 अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। अब ये 3 अकाउंट जो होता है, ये वाले जो 2 अकाउंट होता है ना, ये तो मर्चेंट बैंकर खोल देता है, ये जो अभी आपका मर्चेंट बैंक होगा ना वो खोल देगा। लेकिन डीमेट अकाउंट खोलने का जो राइट है वो बेसिकली जानते हो किसको होता है, डिपॉजिटरी को होता है। किसको होता है, डिपॉजिटरी को होता है। और हमारे इंडिया के अंदर जो डिपॉजिटरी है वो 2 है, एक आपका एनएसडीएल है और एक आपका सीडीएसएल है। अगर मैं एनएसडीएल की फुल फॉर्म की बात करूं तो ये इसकी फुल फॉर्म आती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसको बोलते हैं एनएसडीएल। अब जानते हो एनएसडीएल के बिहाफ पर बैंक खोलकर दे देती डीमैट अकाउंट, वरना बैंकों के पास अधिकार नहीं है, अधिकार किसके पास है, एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास। लेकिन इनके पास डायरेक्टली कस्टमर नहीं आते, तो ये अपना टाइप बैंक के साथ कर लेते हैं, और बैंक क्या करते हैं, कमीशन बेस पर अकाउंट खोलती है, बदले में कुछ कमीशन इन लोगों से लेती रहती है, ठीक है। तो डिपॉजिटरी यानी डीमैट अकाउंट कौन खोल सकता है, एक तो एनएसडीएल खोल सकती है, ये ऑथोराइज बॉडी, और एक सीडीएसएल। सीडीएसएल की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल डिपॉजिटरी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। ये 2 के ही पास राइट है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जानते हो जो एनएसडीएल है ये ज्यादातर किसमें इशू करती है काम, एनएससी के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और जो सीडीएसएल है वो ज्यादातर काम करती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बीएसई के अंदर, ठीक है। और आपको पता ही है कि एनएससी के अंदर कौन कौन आती है सर, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की शेयर के एवरेज प्राइस को लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निफ्टी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उसके इंडेक्सेशन को निफ्टी बोलते हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, टॉप 30 कंपनीज का शेयर का एवरेज प्राइस लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स को सेंसेक्स बोलते हैं। तो यानी कि सर अगर कल को भविष्य में हमें शेयर्स को खरीदना होगा तो हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, अपने पास मर्चेंट बैंक में अपना खाता खुलवाएंगे, पहले अपना नॉर्मल अकाउंट खुलवाएंगे जैसे सेविंग करंट खुलता है, फिर हम उसी के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब वो बैंक खोलकर दे देगी। और डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट को खोलने का काम किसका होता है, एनएसडीएल का और सीडीएसएल का। पहले तो ये पूरा प्रोसेस समझ आया, ये सर बिल्कुल समझ आया। अब हम क्या करेंगे, भविष्य में कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को जब इशू करेगी तो हम क्या करेंगे, उस शेयर का सबसे पहले क्या करेंगे, मेरी बात को समझना, मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं कि हम सबसे पहले काम क्या करेंगे। हम सबसे पहले ये काम करेंगे, देखो अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, ठीक है, थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, हाँ। स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वेस्टर जो भी पैसा लगाने वाला है वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा। इन्वेस्टर सबसे पहला काम क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा। अप्रोच किस चीज की करेगा, वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, या आप कह लो रजिस्टर्ड ब्रोकर। सबसे पहले वो अपना ब्रोकर सेलेक्ट करेगा कि वो किसके थ्रू शेयर्स को बाय करना चाहता है, सबसे पहला काम, ठीक है। इसके दूसरा काम वो क्या करेगा, नंबर 2, दूसरा काम वो करेगा अपना ओपन करवाएगा क्या, डीमैट अकाउंट। अच्छा, डीमैट अकाउंट कहां पर ओपन कराया जाता है, एनएसडीएल के अंदर, मैंने भी आपको बताया, और सीडीएसएल के अंदर, ठीक है। जिसमें सर क्या हम दोनों में करवा सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप दोनों में करा सकते हैं, अगर इतना पैसा है तो बिल्कुल आप करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा क्या करना होता है कि जो बायर होता है ना, जैसे आप लोग हो, कल को आप सबसे पहले काम यही तो करोगे ना, उसके बाद आप अपने जो ब्रोकर है उसको अप्रोच करोगे कि वो आपके नाम पर एक ऑर्डर को प्लेस करे ऑर्डर, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्क्रीन बेस्ड टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। आप क्या करोगे, आप बता दोगे भाई देखो मेरी जो परचेजिंग पावर है उस हिसाब से मैं ये चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जिस दिन शेयर का प्राइस 1000 रुपए हो जाए उस दिन मेरे नाम पर 200 शेयर बाय कर लेना। ये आप किसको बोलोगे, ब्रोकर को बोलोगे। तो ब्रोकर की नॉलेज में होगा कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी के 200 शेयर खरीदोगे जब उसकी कीमत होगी 1000 रुपए, और आपने एक और रेंज दे दी कि अगर मान लो प्राइस 1200 रुपए हो जाए तो भी खरीद लेना, लेकिन तब कितने खरीदना, 100 शेयर खरीदना। तो आप सारी जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है वो अपने ब्रोकर को बता दोगे। अब ब्रोकर वेट करेगा उस दिन तक का जब तक इन प्राइसों जो आपने रेंज दी है उस रेंज तक वो कीमत ना आ जाए, और जैसी वो रेंज में कीमत आएगी वो आपके ऑर्डर को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो देखो पहले आपने क्या किया, ऑर्डर को प्लेस किया। इसके बाद जो आपका ब्रोकर होगा वो क्या करेगा, मैच करेगा आपके दिए हुए ऑर्डर को, मैच द ऑर्डर, जो आपने ऑर्डर दिया है वो मैच करेगा कि आज की डेट में क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसके 1000 रुपए शेयर चल रहे हो, ठीक है। वो क्या करेगा, आपके ऑर्डर को मैच कराने की पूरी कोशिश करेगा। अब इसके बाद क्या होता है, नंबर 5, एग्जीक्यूशन
द ऑर्डर। अब जैसे ही वो मैच हो जाएगा वो तुरंत आपके बिहाफ पर 200 शेयर या जो 100 शेयर है वो क्या कर लेगा, खरीद लेगा। ठीक है, और कैसे खरीदेगा, थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे खरीदेगा, इलेक्ट्रॉनिक वे में वो बाय कर लेगा। ठीक है, नंबर 6 अगला स्टेप क्या होगा, वो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देगा आपको, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो आपको ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देगा। कौन देगा, ब्रोकर देगा। भाई एक बात और, ब्रोकर ने खरीदे नहीं खरीदे इस बात की कम से कम कुछ तो पुष्टि होगी ना, तो वो क्या करेगा, इन सब चीजों को जो उसने किए स्टेप, उसके बदले वो आपको एक स्लिप देगा जो इस बात का प्रूफ होगा कि जो आपने प्राइस बताई थी उस प्राइस के अंदर उसने उस पर्टिकुलरली कंपनी के शेयर को बाय कर लिया है आपके बिहाफ पे, अब आपको वो दे देगा। ठीक है, नंबर 7 अगला क्या होता है कि विद इन 24 आवर वो आपके डील को क्या करेगा, वो आपके डील को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटेड करेगा, और वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगा। वो आपको क्या भेजेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगा कि जिसमें आपकी डिमांड के हिसाब से उसने जो शेयर बाय किया उसका क्या होगा, बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद 8वां पॉइंट क्या होगा कि इन्वेस्टर को अब कैश पे करना पड़ेगा। देखो उसने जब शेयर बाय किए तो अब उसे जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, पे करेगा। इन्वेस्टर हैज टू पे कैश, लेकिन कब, ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज, मतलब T+2 डेज बोलते हैं, यानी कुल 3 दिन मिलते हैं, यानी जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन की प्लस 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं पे करने के लिए, तो इसको बोलते हैं T3 डेज या T+2 डेज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट स्टेप क्या होता है, अब जो ब्रोकर है, जो आपका ब्रोकर, जब आपने पेमेंट कर दी है, देखो यहाँ पर पेमेंट कर दी ना आपने, तो अब आपका ब्रोकर जो है वो डिलीवर करेगा, विल मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स। अब वो बदले में क्या देगा आपको, आपके शेयर देगा, लेकिन किस में देगा, आपके डीमेट अकाउंट में। आपके डीमेट अकाउंट में तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कि आपने कितने शेयर को बाय किया है। बोलो समझ आया। अच्छा एक बात बताओ, ये सारे के सारे काम जो आपने एक चीज देखा, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि डीमेट अकाउंट वगैरह कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, ये सब जो चीज होंगी, जैसे यहाँ पर ये चीज है, अब ये कहाँ पर होगा, ये सब स्टॉक एक्सचेंज पर होगा। वहां जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम कंप्यूटर पर होगा। आपका ब्रोकर जो होगा उसकी पर्टिकुलरली आईडी बनेगी स्टॉक एक्सचेंज पर, और वो उसके हिसाब से शेयर को खरीदने और बेचने का काम करेगा। मुझे लगता है दोस्तों कि इस बुक में के अंदर ये टॉपिक देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि रियलिटी के अंदर शेयर मार्केट में जो काम होता है वो कैसे होता है। मुझे लग रहा है इस बुक ने शेयर मार्केट को लेकर बस सरफेस नॉलेज दिया है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा इनडेप्थ नॉलेज दूंगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो मुझे आप लोग पहले ये बताओ कि आपको ये सारी चीज समझ आ गई है, क्लियर हुआ कि किस तरह से हमारे यहाँ पर प्रोसेस होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। कि कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, ट्रेडिंग का मतलब व्यापार करना नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब है शेयर्स के अंदर ट्रेड करने का। ठीक है, चलो अच्छा अब एक बात सुनो, क्या अब मैं जो क्लास 1 के अंदर मैंने बताया था स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एक बार मैं रिपीट करूं, हो सकता है अब आपको समझ आ जाए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। तो वही लिखा हुआ, इट इज अ मार्केट वेयर सिक्योरिटी कैन सेल परचेज थ्रू द सेकेंडरी मार्केट। अच्छा मैंने सेकेंडरी मार्केट क्यों बोला, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में तो कंपनी से डायरेक्टली बाय कर लेते हैं। ये सारे के सारे काम कहाँ के लिए होता है, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई कहाँ के लिए बताई है, ये सारी की सारी मैंने आपको सेकेंडरी मार्केट के लिए बताइए, जहां पर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। क्योंकि पहली बार में तो आपको इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती ब्रोकर वगैरह की, सीधा कंपनी से कांटेक्ट होता है आपके। ठीक है, बोलो बात समझ आई। चलो ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शन होता है। स्टॉक एक्सचेंज आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है, मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज की एग्जिस्टेंस को प्रोवाइड कराता है, ये आपको प्राइसिंग के बारे में बताता है, ये ट्रांजेक्शन को सेफली तरीके से करने में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और इकोनॉमी में सबसे बड़ी बात की ग्रोथ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन अपना रोल प्ले करता है, और इक्विटी के अंदर आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, और ये स्पेकुलेटिव मार्केट को डील करने का काम करता है। सो आई होप गाइस कि आज आपको ये समझ आया कि ट्रेडिंग करने का एक सही तरीका और एक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है। बोलो क्लियर हुआ। अब हम क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, आई होप कि आपको यहाँ तक की चीजें बिल्कुल समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में अब हम बुक के बचे हुए टॉपिक्स अपने पास कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो गाइस दोस्तों, अगर आपको ये काम पसंद आ रहा हो या कोई भी सुझाव या कोई सजेशन देना चाहते हो कि सर आप अपनी वीडियो में ये चीज और ऐड करो, तो बिल्कुल फ्री हो, आप बिल्कुल दिया करो, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। जितना हो पाएगा मेरी साइड से मैं आपके लिए बिल्कुल कोशिश करूंगा, बस आपका साथ
चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और साथ के साथ रुको 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 रुको, आपको हमारा एक और चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जितनी चीजें ये पढ़ाते हैं इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बताते हैं और डेली हिंदू न्यूज़पेपर को हम वहां पर डिस्कस करते हैं, जिससे आपका एनालिटिकल जो वर्क है, जो सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके करंट अफेयर्स वाले जो पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज उस चैनल को भी पैरेलली सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।